चलो देखो, तो ये जो प्रॉब्लम तुमने सीखा है ना, इस वाले प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम को बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। लिख लिया सबने? चलो ध्यान से सुनो। इसी प्रॉब्लम को करने का एक और तरीका है अपने पास, ठीक है, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट को हमको सीखना होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्ट हम यहां सीख रहे हैं। कौन सा रिलेशन? कांस्टेंट रिलेशन। अब ये कांस्टेंट रिलेशन होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज एक थ्रेड पे कंसंट्रेट करना है मुझे। किस पे कंसंट्रेट करना है? थ्रेड पे या एक स्ट्रिंग पे। ध्यान से समझोगे। लेट्स से कि यहां पे एक स्ट्रिंग है जो कि इनएक्सटेंसिबल है, ये टूट नहीं सकता, खिंच नहीं सकता, स्ट्रेच नहीं हो सकता। ठीक है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ना तो ये खिंच सकता, ना ही क्या हो सकता, स्ट्रेच हो सकता। जैसे इस पेन को मान लो एक स्ट्रिंग है और इस पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। सोचो कि अगर इस पेन को, इस एंड को यहां पर एक पॉइंट कंसिडर कर लूं ए, इस लाइन पे देखो, इस जगह एक पॉइंट मैंने क्या कंसिडर कर लिया है? ए। इस जगह पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया है बी, और इस जगह पे एक पॉइंट मैंने सोचा है सी। अब जरा सोचो कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ा दूं, है ना, इस पॉइंट को यहां से आगे बढ़ा दूं, कितना मीटर? लेट्स से x मीटर। ठीक है, x लेंथ अगर इस पॉइंट को हम आगे बढ़ा देते हैं, इस वाले पॉइंट को, ये आगे बढ़ गया यहां से ये यहां चला आया a, तो ये पॉइंट भी इधर कितना खिसक जाएगा? x, और ये पॉइंट भी यहां पे कितना खिसक जाएगा? x लेंथ। बात आ रही है समझ में? अब ये टूट नहीं सकता, खिंच नहीं सकता, तो हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या होगा? सेम होगा, सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा हर एक पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे एक्स ए जितना डिस्प्लेस हो रहा है, वही डिस्प्लेस हो रहा है एक्स बी भी, और वही डिस्प्लेस हो रहा है कौन? एक्स सी भी। इन तीनों ही पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या है? सेम। इस स्ट्रिंग के लेंथ के अलोंग क्या है? सेम है। अच्छा, अगर इस तीनों ही पार्ट को, तीनों ही डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन, एक रिलेशन मिल रहा है तीनों पॉइंट्स का, अगर मैं इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो सोचो ये क्या हो जाएगा? dxa अपॉन dt विल बी इक्वल टू dxb अपॉन dt, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? dxc अपॉन dt के। और xa को अगर टाइम से डिफरेंशिएट किए, क्या मिलेगा? पॉइंट a की वेलोसिटी। उसी तरह b पॉइंट के पोजीशन को टाइम से डिफरेंशिएट किया, क्या मिलेगा? समझ में आ रहा बात? दैट मीन्स इट विल बी va इज इक्वल टू vb इज इक्वल टू कितना? vc। लेकिन ये सारा वेलोसिटी तुम किधर कंसिडर करोगे? along the length of the string, along the length of the string। बात आ रही है समझ में? तो रस्सी के लेंथ के along हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि अगर ये पॉइंट, इस पूरे ही स्ट्रिंग को अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड से भगा दूं, यहां पॉइंट है A, दिस इज B, दिस इज C, तो तीनों ही पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा VA विल बी इक्वल टू VB, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? VC के, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2i कैप। लेट्स से x एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, तो कितना वेलोसिटी हो गया तीनों ही पॉइंट्स का? 2i कैप। अच्छा, इसी इक्वेशन से अगर मैं इस वाले इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन 2 आया है अपना, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर इसको हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, तो सोचो क्या मिलेगा? यहां से dva अपॉन dt विल बी इक्वल टू dvb अपॉन dt, और ये इक्वल हो जाएगा किसके? dvc अपॉन dt के। और वेलोसिटी वेक्टर को टाइम से डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट B, और ये इक्वल होगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C के। बट इन विच डायरेक्शन? अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये भी वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये किधर हम सोच रहे हैं? रस्सी के लेंथ के अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये तीनों ही पैरामीटर्स हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे।
तो एक चीज तो समझ में आ गया। अब इससे मुझे फायदा क्या मिला, है ना, इसको पढ़ के क्या फायदा मिला, तो देखो थोड़े थोड़े एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद हमको समझ में आ जाएगा क्या फायदा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज हमको ध्यान रखना है, क्या है सुनो। देखो, अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो सकता, अगर ये स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो सकता, ध्यान से सुनोगे, है ना। अब मैं दो पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं, लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड ये पॉइंट है बी। सोचो कि अगर मैं इस पॉइंट को, पॉइंट बी को लूज कर देता हूं, है ना, इस पॉइंट बी को क्या करता हूं, लूज करता हूं, या इस एंड को लूज कर रहा हूं, है ना, इस एंड को मैं लूज कर देता हूं, ये पॉइंट कितना आगे बढ़ा दिया, एक्स बी बढ़ा दिया आगे, तो ये पॉइंट यहां आके ऐसा लूज हो गया, ठीक है, और ये ऐसा हिस्सा अभी तक ये है, कितना लूज किया है मैंने यहां पे, एक्स बी लूज किया है। तो सोचो कि अगर मैं, दूसरी बात, ये तो स्टेप वन हुआ, स्टेप वन में तुमने क्या किया है, इस जगह पे इस एंड को लूज किया है, कितना, एक्स बी लूज कर दिया है, और ये स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, इनएक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं कि इस एंड को पकड़े रखता हूं, ठीक है, और इस वाले एंड को मैं टाइट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, इस वाले एंड को क्या कर रहा हूं, टाइट कर रहा हूं, तो ये एंड आगे बढ़ जाएगा, लेट से कितना आगे बढ़ गया, ये एक्स ए आगे बढ़ गया। तो अब मुझे बताओ कि इस एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जितना लूज किया उतना ही तो उसको टाइट भी कर सकते। अरे बोलो, रबर बैंड नहीं है ये स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल है, रबर बैंड होता तो खिंच जाता, जितना खींच रहे थे एक लिमिट तक, लेकिन ये तो खिंच नहीं सकता, तो जितना इस एंड को हमने लूज किया है, क्या इसको आगे बढ़ाने के बाद इतना ही पार्ट ये टाइट भी होगा, हाँ कि ना, बात आ रही है समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह पे जितना पार्ट आप एक एंड पे स्ट्रिंग को लूज करते हो, क्या उतना ही पार्ट स्ट्रिंग का यहां से टाइट भी होता है, क्या इतना ही पार्ट यहां से टाइट होगा। इसका मतलब कि एक्स बी का जो वैल्यू होगा ये एक्स ए के क्या होगा, इक्वल होगा, समझ में आ रहा है बात। और जब ये दोनों इक्वल है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, वी बी इज इक्वल टू वी ए, है ना, यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वी बी का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या सीन हमको देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना। एक एप्लीकेशन देखो, इसी रिलेशन पे देखो, मान लो कि इस जगह पे एक पुली लगा दिया है मैंने, ऐसा, है ना, और यहां पे कहीं एक मास है, ठीक, और इस जगह पे एक मास को यहां पुली से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन बोला जा रहा है a1 है, और यहां पे ये ब्लॉक आगे की ओर चल रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a2 से, और ये एंगल कितना बनाता हुआ है, ये इसको m1 कंसिडर कर लो, इसको m2, कितना एंगल बनाता हुआ है ये, थीटा। मुझे बताना है कांस्टेंट रिलेशन से, दैट बताइए व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, a1 और a2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। बेसिकली जो तुमने जो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक दो कनेक्टेड बॉडी को रिलेट किया है, नहीं, x1 का वैल्यू x2 के बराबर, xa का वैल्यू xb के बराबर, वेलोसिटी के बीच रिलेशन, दो कनेक्टेड बॉडी के बीच, या फिर एक्सेलरेशन के बीच का जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन। और तुम्हें इन दोनों के बीच इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए क्या निकालना है, a1 और a2 के बीच का रिलेशन, कि अगर a2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है तो बताओ भाई a1 कितने से चलता हुआ होगा। बात आ रही है समझ में। और किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग displacement, velocity and acceleration of each and every points on the string will always remains the same। इसको जल्दी से करके दिखाओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इस प्रॉब्लम में करना क्या है, मुझे ध्यान से सुनोगे, बढ़िया से सीखिए, बहुत आसान हो जाएगा कांस्टेंट रिलेशन। और यहां से क्वेश्चन पूछते हैं भाई, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनो।
मैं इस रस्सी के इस एंड पे, इस छोर पे एक पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं, इस जगह पे कितना 0.1, और इस जगह एक पॉइंट कंसिडर कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज 0.2। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अगर इस पूरे मास का एक्सेलरेशन a1 है, इसका मतलब इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन कितना होगा a1। ठीक है यहां तक? और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा जरा सोचो तो। अगर ये मास इधर चलता हुआ है a2 एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से? a2 एक्सेलरेशन से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा सोचो, a2 cos थीटा, a2 cos थीटा। और देखो ये लेंथ के लॉन्ग है, ये दोनों ही पॉइंट्स किधर लिया है लेंथ के लॉन्ग, इसका भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा ना, और इसका भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग है। क्या ये दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, हाँ कि ना? तो हम लिख सकते हैं यहां से कि a1 विल बी इक्वल टू a2 cos थीटा, और दिस a2 इज इक्वल टू a1 अपॉन cos थीटा, और दिस इज इक्वल टू a1 sec थीटा। क्या इतनी बातें आ रही है समझ में? अब उसी तरह से मान लो कि एक और अगर क्वेश्चन रहे इस प्रकार से, मान लो ये पुली है, ये पुली फिक्स कर दिया गया, इस जगह पे एक मास है और इसको इस तरह से कनेक्ट किया है, दूसरा एक मास है जिसको यहाँ पे कनेक्ट किया है, ये मास इधर चलता हुआ है a1 रफ्तार से, और ये मास इधर चलता हुआ है कितने रफ्तार से a2। दिस एंगल इज θ1 और ये एंगल कितना है θ2। तो देखो, अगर मैं ये पॉइंट यहाँ कंसिडर करूँ इस लेंथ के लॉन्ग, तो इसका मुझे इसके लॉन्ग चाहिए एक्सेलरेशन, और इस पॉइंट का इसके लॉन्ग चाहिए एक्सेलरेशन। तो सोचो, अगर ये θ1 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा θ1, तो इसका एक कंपोनेंट इधर कितना a1 cos θ1, और इसका एक कंपोनेंट इधर कितना a2 cos θ2। क्या ये दोनों ही पॉइंट्स का एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है? इसका मतलब हम इजीली लिख सकते हैं a1 cos θ1 इज इक्वल टू a2 cos θ2। ये बात आई समझ में? चलो एक प्रॉब्लम और करते हैं इस पे, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। आ जाओ देखो, एप्लीकेशन 3। अब एक डेटा लेकर के हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस जगह पे एक रिंग है, मासलेस रिंग है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है रिंग का, और इस रॉड का बिल्कुल सरफेस जो है स्मूथ है, और इस जगह पर इस रिंग को एक स्ट्रिंग से अटैच करके पुली से बांध दिया है, और यहाँ पे एक मास है। अगर हम इसको रिलीज करते हैं, लेट अस सपोज इसका एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर, या इस बार वेलोसिटी ले लो, है ना, इस बार क्या ले लो, वेलोसिटी ले लो। इस मास का वेलोसिटी इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। और ये जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है तुमको, दिस एंगल इज 37 डिग्री। कितना एंगल है ये? 37 डिग्री। तो आपसे पूछा है बताइए इस रिंग का वेलोसिटी क्या होगा। इस रिंग का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे बताना है अलोंग दिस रॉड। ये जो रॉड पे है रिंग, इस रॉड के अलोंग कितने वेलोसिटी से, इस पे कितने से स्किड होगा, स्लाइड होगा, इस वेलोसिटी को मुझे बताना है। और ये पुली हमारा क्या है, बिल्कुल फिक्स है। चलिए भाई करके दिखाइए इसको, देखते हैं कितना समझे तुम, उसके बाद और आगे बढ़े। चलो ध्यान से देखो इधर, यहाँ मैं मान लेता हूं इस रिंग की वेलोसिटी कितनी है, इस तरफ इस रिंग की वेलोसिटी इधर कितनी है v। तो जब अगर रिंग ये इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, तो सोच कि इसका कंपोनेंट इस स्ट्रिंग के अलोंग कितना होगा, v cos 37, एंड cos 37 इज इक्वल टू कितना 4/5, cos 37 इज 4/5, तो ये कितना हो गया सोचो 4v/5। क्या अब इस पॉइंट के अलोंग इसका वेलोसिटी 4v/5 होगा? इस स्ट्रिंग का v से चला, v का एक कंपोनेंट लिए इस स्ट्रिंग के लेंथ के लॉन्ग, तो कितना 4v/5। और इस पॉइंट, ये भी पॉइंट किधर चल रहा है along द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितने स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से। क्या ये दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम होना चाहिए? तो हम कहेंगे 4v/5, वेलोसिटी नहीं स्पीड, वेलोसिटी नहीं ना, वेलोसिटी करोगे तो डायरेक्शन इसका इधर है इसका इधर है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना है,
तो 4b/5 विल बी इक्वल टू कितना 10। समझ में आ रहा बात? तो सोचो यहां से कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 50/4, सो दिस विल बी इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत यहां तक? कितने लोग आया था? ठीक, एक और देखो फिर, अगर इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो और सुनिए। चलो भाई, अगला एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन नंबर है? 4। आ जाओ देखो और करते हैं कांस्टेंट पे सवाल। मान लो ये पुली है, ठीक है, यहां पे एक मास है, लेट्स से दिस इज इक्वल टू 2 kg, और इस जगह पे एक और पुली है, ये पुली मूवेबल है, ये फिक्स पुली, और ये क्या है? मूवेबल। ये पुली 1 क्या है? फिक्स है, जबकि ये क्या कर सकता, ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है ना, डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है। और यहाँ पे मैंने एक मास और लिया, इनफैक्ट 2 मासेस लिए हैं। चलो इसको फिक्स कर देता हूँ, इस पॉइंट को क्या कर देता हूँ? फिक्स कर देता हूँ। और ये ब्लॉक है 4 kg का। नाउ अब ध्यान से समझो, ये बढ़िया प्रॉब्लम है, सीखने लायक प्रॉब्लम। क्या पता करना है मुझे? सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द मासेस एंड द पुली, दूसरा जो चीज यहां है, क्या आपको करना है? टेंशन डेवलप्ड इन ईच स्ट्रिंग, टेंशन डेवलप्ड इन ईच स्ट्रिंग, इन ईच स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब यहां 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, पहला स्ट्रिंग ये है, दूसरा स्ट्रिंग ये है। तो ये दोनों में टेंशन सेम तो नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया, तो टेंशन अब क्या होगा? अलग होगा। तो यहाँ पे मुझे क्या पता करना है? एक्सेलरेशन भी निकालना है मासेस का, और उसके साथ साथ हाँ स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो कितना होगा। चलो जल्दी करके दिखाओ, इसको भी जल्दी से करो। चलो ध्यान देके देखो इसको। सबसे पहला चीज यहां क्या करोगे कि 2 एक्सट्रीम कहां कहां दिख रहे हैं जो फ्री टू मूव है, एक तो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है ना। इसमें किसी भी एक पॉइंट को लूज करो और दूसरे पॉइंट को क्या करना है? टाइट करना है। मान लो मैंने ये मास को कितना लूज किया इधर? x1, तो ये मास अब यहां आ जाएगा। बोल बच्चा, ये कितना स्ट्रिंग लूज हुआ? यहां पर x1 स्ट्रिंग लूज कर रहे हो, तो जब इसको पकड़ के ऊपर कर दिया, x1 स्ट्रिंग लूज हुआ, तो ये पूरे जगह कितना लूज होता जा रहा है? x1 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 x1। समझ में आ रहा है बात? और ये रस्सी कनेक्टेड है किससे? पुली से। ध्यान से सुन, इधर स्ट्रिंग कितना लूज करते आ रहे हो तुम? x1 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 लूज हो रहा है। ये कनेक्टेड है सीधा किससे? पुली से। तो पुली को कितना नीचे ला सकते हैं? x1 कितना नीचे ला सकते हैं इसको? यहां से ये x1 नीचे आ सकता है, तो पुली कहां आ जाएगा? अब की बार यहां पे ये पुली कितना आगे आ जाएगा? x1 नीचे आएगा। तो सोच कि इस साइड भी कुछ स्ट्रिंग था पुली का और इस साइड भी कुछ स्ट्रिंग था पुली का। अगर ये पुली x1 नीचे आ रहा है तो इस साइड कितना स्ट्रिंग लूज हुआ? x1। इधर भी x1 लूज होगा और इधर भी x1। समझ रहे हो ना तुम? अगर मान लो कि ऐसा है, इसी तरह का है ये स्ट्रिंग, अगर मान लो इस पुली को हम यहां ले आते हैं, इधर कितना x1 ले आते हैं, तो इतना पार्ट लूज हो जाएगा ना। अब तो ये वाला स्ट्रिंग यहां आ गया, अब ये ऐसा हो गया, तो इधर भी x1 लूज हुआ और इधर भी x1 लूज हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये स्ट्रिंग कितना लूज हो रहा है? सेकंड वाला स्ट्रिंग 2x1, इधर भी x1 और इधर भी x1, तो ये कितना लूज होगा? 2x1। तो ये पॉइंट सोचो, ये वाला पॉइंट इधर कितना लूज हो रहा है? 2x1 लूज हो रहा है, और इधर तो फिक्स है। अगर मैं टाइट करूं, लेट सपोज इसको टाइट कर रहे हो तुम x2, तो क्या इस जगह पे यहां पर जो है 2x1 हमने लूज किया था, और ये इक्वल होगा जितना टाइट किया इसको उसके। अगर मैं मान लूं इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका एक्सेलरेशन कितना a2 है, तो जरा सोचो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a1 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? a2 के वैल्यू के इक्वल। एक इक्वेशन यहां से मिल जाता है। और अब क्या है? अब तो एबीडी बना लो। इधर कितना
2G, इधर कितना टेंशन T1, इधर भी कितना, सेम स्ट्रिंग है तो T1, इधर कितना 4G, और इधर कितना होगा टेंशन T2। कहती बातें समझ में आ रही है? अच्छा, लास्ट क्लास में तुमने देखा था पुली ये मासलेस है, अगेन ये पुली का मास ऑफ पुली इज 0, तो T1 का वैल्यू किसके इक्वल होगा? इधर भी तो टेंशन लगता हुआ होगा, तो 2T2 के इक्वल होगा। चलिए अब इक्वेशन लिखते हैं। इस ब्लॉक के लिए ये किधर चलता हुआ है? ऊपर की ओर। ये किधर चलता है? नीचे की ओर। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस 2G विल बी इक्वल टू 2 इंटू A1। 2 इंटू कितना? A1 है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना था ब्लॉक का? 2 kg। चलिए जी, और इस पुली के लिए कितना लिख सकते हैं? क्या T1 का वैल्यू 2T2 के बराबर होगा? इतनी बातें समझ में आ रहा है? T1 ऊपर, इधर पुली पे कितना फोर्स लग रहा है? इस साइड T2, इस साइड T2, मास ऑफ पुली इज 0, सो T1 विल बी इक्वल टू 2T2। लास्ट वाले एप्लीकेशन में देखा था यहाँ। अच्छा, इस वाले ब्लॉक की बात करूं, ये किधर आता हुआ है? नीचे की ओर। कितने एक्सेलरेशन से? A2 से। तो यहां बोलो बच्चा क्या लिखे हम? 4G को पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है। A2 के डायरेक्शन में 4G है, उसको पॉजिटिव ले लो, और T2 क्या हो जाएगा यहाँ? नेगेटिव, विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना? A2 ना। समझ में आ रही है बात? अच्छा, A2 का वैल्यू मुझे यहां मालूम है किसके इक्वल है, तो यहां पे और इसको लिख सकता हूं 4G माइनस T2 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू 2A1, तो ये कितना हो जाएगा? 8A1 के इक्वल हो गया है ना, 8A1। और ये इक्वेशन 4 कर लो। अभी देखो एक और चीज, इस जगह पे T1 का वैल्यू 2T2 है, तो इसको लिख सकते हैं 2T2 माइनस 2G इज इक्वल टू कितना? 2A1। समझ में आ रही है बात? अब इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन अगला बन रहा है 5 और 4, इन दोनों को इक्वेट कर लो। इन दोनों को क्या कर लो? इक्वेट कर लो। कैसे? देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर लो तुम। क्या हो जाएगा बोलो? इक्वेशन 5 कितना है यहां देखो, इक्वेशन 5 बोलिए, एक मिनट। हाँ, तो इक्वेशन 5 को देखो, इक्वेशन 5 अपना कितना है? इस जगह पे 2T2 माइनस 2G इज इक्वल टू कितना? 2A1। चलिए भाई, तो रखते हैं इस इक्वेशन को, और इसको 4 और 5 को मुझे कंपेयर करना है। 4 और 5 को कंपेयर करना है, तो इसके लिए एक काम करते हैं कि इक्वेशन 5 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किसके साथ? उसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये कितना हो जाएगा? 8G माइनस 2T2 इज इक्वल टू कितना? 16A1। और वहां तो है ही पहले से इक्वेशन 5 हमारा 2T2 माइनस 2G इज इक्वल टू कितना? 2A1। अब इन दोनों को इक्वेट करो, 2T2 से 2T2 कैंसिल हो जाएगा, 8G माइनस 2G इज इक्वल टू 6G एंड दिस इज इक्वल टू 18A1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? 3। इसका मतलब A1 का वैल्यू आ गया हमारा G/3। अब अगर A1 G/3 निकल गया है, तो A1 का A2 का वैल्यू कितना है? इस इक्वेशन से देखो, A2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू A1 इज G/3, सो A2 विल बी इक्वल टू 2G/3। इसको भी यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात आ रही है समझ में? ये क्लियरिटी मिल रही है? अब इसके बाद कहीं पे मुझे A1 A2 मिल गया, अब क्या चाहिए? टेंशन की वैल्यू निकालनी है, टेंशन निकालनी है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन देख लो, इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए वैल्यू। यहां से देखो जरा, इस फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, किसी ये फर्स्ट में लिख सकते हो, थर्ड में लिख सकते हो, इन दोनों में किसी में भी वैल्यू रख दो एक्सेलरेशन का, वहां से टेंशन मिल जाएगा। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लेते हैं। इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो T1 माइनस 2G इज 2 इंटू A1 का वैल्यू कितना है यहाँ? G/3। सो T1 इधर लाओगे 2G प्लस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 8G/3 है ना। एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6G प्लस 2G बाई कितना? 3। अच्छा, T2 का वैल्यू किसके इक्वल है वहां? T2 का वैल्यू देखिए T1/2 के। T1 बाई किसके? 2 के। चलिए, तो T1/2 और T1 का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 4G/3। बस कंस्ट्रेंट रिलेशन में इतनी बातें याद रखो इस जगह पे कि एक किसी भी एंड को
जो फ्री टू मूव है ना, एक एंड को एक तरफ से लूज करेंगे और दूसरे तरफ से क्या करना है, टाइट करेंगे, और जितना स्ट्रिंग लूज होता है क्या उतना ही टाइट होगा उस स्ट्रिंग के लिए, और दूसरे स्ट्रिंग में उसका रिलेशन हम पुली से निकाल लेंगे। बात आ रही है समझ में यहाँ तक? चलो इसके बाद चलो आज यहीं तक छोड़ देते हैं, अगले सेशन में फिर हम लोग बातें करेंगे। क्या और पढ़ा दूं? 5-10 मिनट और करवा दूं? दूसरा प्रॉब्लम करोगे? हाँ चलिए आ जाओ, देखो इसको बाद में लिखना, फिर एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो भाई, तो एक और प्रॉब्लम देखिए, ये SCB का ही प्रॉब्लम है। कैसा? चलो देखो, लेट्स से 4 kg मास है ये, और इस जगह पे एक और पुली को मैंने अटैच किया है और इसको बांध दिया इसी पुली के साथ, है ना, ये इसी के साथ कनेक्टेड है। एक दूसरा मास है यहाँ पे, ये जो मास है दिस इज 6 kg, ऐसा ये पुली फिक्स है। चलिए बताइए यहाँ पे कितना होगा एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द टू मासेस एंड टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग कितना, बताओ जो। चलो आ जाओ भाई, देखो इसको, क्या इसको लूज करूं? इसको लूज करते हैं। कितना ऊपर लेके जा रहे हैं इसको? लूज किया तो लेट्स से x1 लूज किया। जब x1 लूज किया है तो ये स्ट्रिंग कितना लूज होगा? x1। अच्छा, ये पुली नीचे आएगा। अब पुली नीचे जब आएगा, तुमने स्ट्रिंग कितना लूज किया यहाँ पे? x1। तो वही लूज किया हुआ स्ट्रिंग दोनों साइड चाहिए इस पुली को, तभी तो नीचे आएगा। इसी पार्ट का x1 लेगा और x1 लेगा, x1 का ही दो पार्ट करेंगे तो कितना नीचे आएगा ये बोलो? x1/2। पिछले बार के जैसा नहीं है ये अलग है। फिर से एक बार देखो, x1 लूज किया, कितना लूज हुआ ओवरऑल स्ट्रिंग? ये x1। इस पुली को नीचे लाना है तो दोनों साइड से नीचे आ रहा है ना, ये दोनों साइड से नीचे आ रहा है, तो आने के लिए इधर भी स्ट्रिंग चाहिए कुछ और इधर भी चाहिए इक्वल। अरे सोचो, तो x1 लूज किया है तो x1/2 और x1/2 पार्ट, तो सोचो ये पुली कितना नीचे आया? x1/2। तो ये वाला पार्ट असल में लूज कितना होगा? x1/2, और टाइट कितना कर रहे हो? लेट्स से x2। यहाँ पे क्या जितना स्ट्रिंग तुमने लूज किया है दैट मीन्स x1/2, इसका वैल्यू x2 के इक्वल होगा, और x1 इज इक्वल टू 2x2। डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अगर टाइम के साथ, तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2a2। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अब तो आसान हो गया, इधर कितना? 4g, इधर टेंशन बोलिए T1, इधर भी टेंशन कितना? T1, इधर भी टेंशन कितना? T1, इधर टेंशन कितना? T2। चलो बोलो भाई, क्या इस जगह पे T2 का वैल्यू 2T1 होगा? हाँ कि ना? T2 का वैल्यू कितना? 2T1 इस पुली के लिए देखिए, और यहां से देखे तो ये कितना है? 6G, इधर T2 है। ये मास किधर आता हुआ है? नीचे की ओर। चलो भाई अब इन दोनों के ले लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A1 कोट कर लो, इसका A2 कोट कर लो। ये किधर आता हुआ है? नीचे। इसके लिए क्या लिखूं? T1 माइनस 4G विल बी इक्वल टू 4 इंटू कितना? A1। ये इक्वेशन हमारा थर्ड हो गया। दिस वॉज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। और उस मास के लिए रखूं तो 6G माइनस T2 विल बी इक्वल टू 6 इंटू कितना? A2। क्या आप इसको इक्वेट कर सकते हैं? A1 के जगह पे 2A2 रख देना है और T2 के जगह पे 2T1 रख करके इन दोनों इक्वेशन को तुम सॉल्व कर लो। यहां से A1, A2, T1 एंड T2 इजिली तुम्हारा यहां से निकल जाएगा। बात आ रही है समझ में? चलो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में आएंगे फिर से इस पे ढेर सारे एप्लीकेशंस करना है। अप्रॉक्स 100 एप्लीकेशंस लेने वाले हैं इस पूरे चैप्टर्स में, है ना, पूरे चैप्टर में।